हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कविता गौतम, सह आचार्य गृह विज्ञान, बीए प्रथम वर्ष गृह विज्ञान की छात्राओं का फूड एंड न्यूट्रिशन वाला पेपर, होम साइंस का सेकंड पेपर का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर। बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको इस विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द और उनके अर्थ समझाए थे। आज मैं आपको बताऊंगी कि भोज्य समूह क्या होते हैं। तो हम भोज्य समूह वाला चैप्टर अब शुरू करते हैं। बच्चों, भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण कर दिया गया है। भोजनों के समूह बना दिए, जो भी हम खाद्य पदार्थ होता है उनके अलग अलग समूह बना दिए गए हैं। क्यों बना दिए गए हैं? इनका वर्गीकरण इसलिए कर दिया गया है जिससे इनको आसानी से हम समझ सकें, और जब हम भोजन का चुनाव करें तो हमें सिंपल सा ये होता है कि जो समूह बना हुआ है उसमें से हर समूह में से हमें कोई एक खाद्य पदार्थ लेना होता है जिससे हमारा संतुलित आहार तैयार हो सकता है। तो भोज्य पदार्थों के वर्गीकरण के कई आधार हैं। जैसे मैंने जो महत्वपूर्ण है वही आपको बता रही हूं। सबसे पहले है कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर हम देखें तो भोजन के जो कार्य होते हैं उनके आधार पे शक्तिदायक भोजन, वो भोजन जो हमें शक्ति प्रदान करता हो। शक्ति से मतलब है ऊर्जा प्रदान करने वाला। हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जो भोजन हमें ऊर्जा देते हैं वो इस श्रेणी में रखे जाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा। मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था बच्चों कि कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होती हैं दोनों हमें ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। कार्बोहाइड्रेट से जहां हमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी मिलती है, वसा में हमें 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी मिलती है। और इसके अंदर कौन कौन सी होते हैं? हमारे जितने भी अनाज होते हैं, हमारे मेवे हैं, वसा है, वसा मतलब तेल, घी वगैरह, मक्खन, दालें हैं, दूध है, दूध से बने पदार्थ हैं, ये सब हमें शक्ति देने वाले भोजन या ऊर्जा देने वाले भोजन हैं। दूसरा वर्ग जो होता है वो है शरीर का निर्माण करने वाली। हमारे शरीर के अंदर निर्माण कार्य से संबंधित जो भोजन होते हैं वो होते हैं प्रोटीन। मेन होता है बेटा, जो अधिक प्रोटीन वाला भोजन होता है वो शरीर के निर्माण करने वाला भोजन कहलाता है। प्रोटीन का प्रमुख कार्य यही है कि टूट फूट की मरम्मत करना और नवीन का निर्माण करना। तो प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है? दूध से, दूध से बने पदार्थों से, दालों से, तिलहन से, गिरी जो होती है जिसको नारियल वगैरह कहते हैं हम, और कम वसा वाले तिलहन जो होते हैं वो सब इस वर्ग में आते हैं कि हमें प्रोटीन भी देते हैं और वसा भी देते हैं। तीसरी जो श्रेणी है वो है संरक्षण देने वाला भोजन, मतलब जो हमारे शरीर की रक्षा करता हो। किस चीज से रक्षा करता हो? रोगों से रक्षा करता हो और हमें स्वस्थ बनाता हो। तो ऐसे भोजन वो होते हैं जो जिनमें विटामिन और मिनरल हो। विटामिन और मिनरल और प्रोटीन भी हमारे शरीर की रक्षा करने का काम करता है। तो इन्हें हम संरक्षण देने वाला भोजन कहते हैं। जैसे दूध और दूध से बने पदार्थ, अंडे, मांस, मच्छी वगैरह, हरी पत्तेदार सब्जियां और फल। हमारे शाकाहारी लोगों के लिए आप ध्यान रखिए, विटामिन और मिनरल का सबसे अच्छा स्रोत होता है सब्जियां और फल। दूसरा जो आधार बनाया है वो है पोषक तत्व के आधार पर वर्गीकरण करना। इसमें सबसे पहले पोषक तत्व के आधार पर किया है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जैसे भी आपको पिछली मैंने स्लाइड में बताया था कि जो ऊर्जा प्रदान करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट था, तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको कि कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और ताप भी हमारे शरीर का बनाए रखते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है, और ऊर्जा की वजह से ही हमारे शरीर के अंदर कोई भी क्रिया बिना ऊर्जा के संभव नहीं होती। हमारी कोई भी कोशिका बिना ऊर्जा के कार्य नहीं कर सकती है। अब ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या हैं ये दिखाने के लिए मैंने आपको एक चित्र दिखा रही हूँ। चित्र में देखिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। आप इस चित्र को मन में ध्यान रखिएगा। देखिए, जितने भी अनाज हैं वो हैं
दालें हैं हमारी, और सब्जियां वगैरह जो कंदमूल होते हैं विशेष रूप से, वो कार्बोज में बहुत रिच होते हैं। तो फल सब्जियां इन सब में भी कार्बोज कुछ कुछ मात्रा में होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा जो स्रोत होता है वो अनाज वगैरह होता है। शाकाहारी भोजन में मैक्सिमम जो चीजें होती हैं वो सब कार्बोज प्रदान करने वाली होती हैं। और बच्चों ध्यान रखिए कि अगर कार्बोज की कमी हो जाती है हमारे शरीर के अंदर, तो व्यक्ति का वजन बढ़ना बंद हो जाता है और वो कमजोरी महसूस करता है। दूसरा जो वर्ग है वो है प्रोटीन का। प्रोटीन का कार्य क्या होता है, फिर से रिपीट कर रही हूँ बच्चों, आपको बार बार ये चीजें हम दोहरा रहे हैं आरंभ में, जिससे जब हम आगे पढ़े तो आपको हमेशा ध्यान रहे। प्रोटीन के नाम आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ये हमारी वृद्धि करते हैं, कोशिकाओं के मरम्मत का कार्य करता है, क्योंकि कोशिका में निर्माण कार्य चल रहा होता है। उत्तक क्या होते हैं, कोशिका के समूह को हम उत्तक कहते हैं, कोशिका के पिंड को हम उत्तक कहते हैं। तो उसके अंदर जो निर्माण के दौरान टूट फूट होती है उसकी मरम्मत का कार्य करता है, नवीन कोशिकाओं का निर्माण करता है, हमारे शरीर की प्रतिरक्षण में भी मदद करता है। ये हमारी मतलब हमारी प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, उसको बढ़ाने में भी ये महत्वपूर्ण योगदान देता है। और 1 ग्राम प्रोटीन से लगभग हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं बेटा, तो जो मांसाहारी लोग हैं उनका जितना भी मांसाहार से रिलेटेड भोजन है उन सब के अंदर प्रोटीन होता है। शाकाहारी लोगों की दृष्टि से देखें तो हमारे लिए दूध और दालें, ये दो समूह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दूध से बने पदार्थ, चाहे वो छाछ हो चाहे वो पनीर हो, और दालें दलहन की जितने भी होती है, जितनी प्रकार की दालें होती है बेटा, वो सब हमें प्रोटीन प्रदान करते हैं। पनीर है, यहाँ पे देखो नीचे टोफू लिखा हुआ है, TOFU, टोफू। टोफू क्या है बेटा, टोफू आपके लिए शायद नया शब्द हो सकता है। टोफू होता है सोयाबीन का, जो सोयाबीन को भिगोकर उसको पीस कर उसका जो रस निकाल लिया जाता है उसको कहते हैं हम सोयाबीन मिल्क। और उस सोयाबीन के दूध से जो पनीर बनाया जाता है उसे टोफू कहते हैं। तो ये प्रोटीन का बहुत ही उत्तम स्रोत माना जाता है। और बाकी तो आप जानते हैं दूध से बने हुए पदार्थ हैं, अंडा है, ये सब प्रोटीन के बहुत अच्छे स्रोत हैं। अगला जो वर्ग है वो है वसा का, पोषक तत्वों में महत्वपूर्ण है। और आपको जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कार्बोज, प्रोटीन और वसा हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब हमारे शरीर को चलाने के लिए इनकी प्रचुर मात्रा में आवश्यकता होती है। वसा ऊर्जा का सांद्र स्रोत है। देखो कार्बोज से भी हमें मिल रही है ऊर्जा, प्रोटीन से भी ऊर्जा मिल रही है, लेकिन प्रोटीन को ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करना बहुत अच्छी चीज नहीं होती स्वास्थ्य की दृष्टि से। प्रोटीन को निर्माण कार्य के लिए छोड़ देना चाहिए। तो ऊर्जा के लिए हमें कार्बोज और वसा पर निर्भर रहना चाहिए। और वसा जो होती है ये कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में, मतलब सांद्र फॉर्म में, हमें 1 ग्राम, मात्र 1 ग्राम वसा से हमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल जाती है। और इसका कार्य क्या होता है, ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा तो हमारे शरीर को गतिशील रखती है, कार्य करने के लिए क्षमता बनाए रखती है, हमारे शरीर का ताप बनाए रखता है। और इसके अलावा वसा का एक महत्वपूर्ण काम होता है घुलनशील विटामिनों की पूर्ति करना। हमारे कुछ विटामिन ऐसे हैं जो वसा में ही घुलनशील होते हैं। अगर हम आहार में बिल्कुल भी वसा नहीं लेंगे तो हमें वो सारे विटामिन भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो घुलेंगे ही नहीं। और हमारा शरीर उनको, अगर हम खा भी रहे हैं, ले भी रहे हैं भोजन में, और वसा बिल्कुल भी नहीं होगी, तो वो विटामिन की कमी भी हमारे शरीर में हो जाती है। तो जो विटामिन, जो घुलनशील, वसा में घुलनशील जो विटामिन है, उनकी पूर्ति करना भी इसका कार्य होता है। इसके स्रोत देखिए अब, इसमें मांस तो है ही। हम शाकाहारी लोगों के लिए, ये देखिए जितने चित्र में दे रखे हैं, बादाम दे रखा है, अखरोट दे रखा है, तो मतलब जितनी भी हमारे नट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उन सब के अंदर होता है। बीज दे रखे हैं, ये जो हरे रंग के बीज हैं बेटा, ये कद्दू के बीज होते हैं, पके हुए बीज होते हैं। तो जितने भी बीज होते हैं उनसे भी हमें वसा प्राप्त होती है। ये जो आपको हरे रंग का जो सब्जी टाइप की जो दिख रही है, इसको एवोकाडो बोलते हैं। ये अपने आप ही बहुत प्रचलित नहीं है, हालांकि बड़े शहरों में ये मिलने लग गया है। ये भी ऊर्जा का बड़ा अच्छा स्रोत है। और तेल, घी, मक्खन इत्यादि जितने भी होते हैं,
ये बाउल के अंदर जो ब्राउन से कलर का रखा है बेटा, इसको अलसी कहते हैं, फ्लैक्सीड कहते हैं। इसमें बहुत अच्छा वाला उत्तम श्रेणी का वसा होती है। इसमें ओमेगा 3 होता है, जो कि हमारे लिए बहुत दिल के लिए, हृदय के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये सारे हमारे वसा के स्रोत होते हैं, दूध, घी, मक्खन इत्यादि। अब विटामिन, अगला जो पोषक तत्व है, ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। विटामिन जो होते हैं, इन्हें हम संरक्षी मतलब हमारे शरीर का रक्षण करने वाले आहार के नाम से भी जानते हैं। आहार में इसकी हालांकि कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन ये आहार में इसका होना अनिवार्य है। और इसका कार्य क्या है? शरीर को स्वस्थ रखना। ये हमारे शरीर के चयापचय में रासायनिक प्रक्रिया को नियमित, चयापचय क्या होता है मैंने आपको बताया था, हमारे निर्माण का कार्य और विघटन का कार्य। इस सारी कार्य में भी विटामिन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बेटा विटामिन की एक बड़ी सी लंबी सी श्रेणी है। विटामिन ए है, बी है, सी है, ई है, के है और बहुत सारे विटामिन हैं। तो ये इनका कार्य होता है शरीर की रक्षा करना, प्रतिरोधक का कार्य करता है। अगर इनमें से कोई विटामिन की कमी हो जाती है तो हमें कोई ना कोई रोग घेर लेता है। जैसे विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी हो जाती है, विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी रोग हो जाता है, विटामिन डी की कमी से हमारे ऑस्टियोपोरोसिस या अस्थियां कमजोर हो जाती है, अस्थि भंजन वाली हो जाती है, मतलब टूट फूट होने लग जाती है उसमें। तो ये सारी चीजें जो है वो विटामिन, विभिन्न विटामिन के, हर विटामिन का एक अलग कार्य है और ये हमारे शरीर को मुख्य रूप से स्वस्थ रखने का कार्य करता है। इनमें से विटामिन ए, डी, ई और के, ये अपने दिमाग के अंदर अच्छी तरह बेटा याद कर लो। ए, डी, ई और के, ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो वसा में घुलनशील है और बाकी जितने भी विटामिन होते हैं, विटामिन बी है, सी है, ये सारे की सारे क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। अब स्रोत जो है बेटा, इसमें बहुत सारे स्रोत तो मैं एक साथ नहीं बता सकती थी, लेकिन मैंने चित्र के माध्यम से ऐसा चित्र चुना है आपके लिए जिससे आपको पता चल जाए। इसमें देखिए पूरे उसमें लिखा है कि एक इसमें मिल रहा है हमारे गाजर के अंदर मिल रहा है और सिट्रस फ्रूट के अंदर मिल रहा है? बी जो है ब्रोकली, ब्रोकली हरे रंग की गोभी जो आजकल आ रही है, उसके अंदर प्रचुर मात्रा में होता है। जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उन सब में भी होता है। इस तरह से आप देखिए ये पूरा जो चित्र है, इसमें आपको पता चल जाएगा कौन सा विटामिन का कौन सा स्रोत अच्छा है। ये हम चैप्टर आगे डिटेल में काफी करेंगे, इसलिए इसके ऊपर मैं भी बहुत समय नहीं लगाना चाह रही हूँ। बच्चों आपको एक बात और बता रही हूँ, यहाँ पे अगर हमारे पास वीडियो बहुत लंबा होने लग जाता है तो उसको अपलोड करने में हमें प्रॉब्लम होती है, तो हम वीडियो को छोटा रखने की चेष्टा करते हैं। एक कारण तो ये, दूसरा कारण ये है बच्चों कि अगर बहुत लंबा वीडियो बनाऊंगी तो आप लोगों का भी इंटरेस्ट नहीं बना रहेगा, आपका ध्यान इधर उधर जाएगा, तो हम उसको सीमित रखने की कोशिश करते हैं। तो जो चीज मैं डिटेल में आगे करूंगी उसको अभी नहीं करना चाह रही हूँ। अब अगला जो पोषक तत्व का वो समूह बच गया है वो है मिनरल्स या खनिज लवण। और ये आप देखो हमारा शरीर बना हुआ ही बहुत सारी मात्रा में हमारे शरीर के अंदर खनिज लवण है। अस्थियां किससे बनी है? कैल्शियम और फास्फोरस से, है ना? तो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रकार के मिनरल सॉल्ट्स हैं। तो हमारे शरीर का मुख्य घटक है और ये कुछ शारीरिक प्रतिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य भी करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपको बता दिया कैल्शियम और फास्फोरस है, आयोडीन है। आयोडीन भी एक प्रकार का खनिज लवण है। और आयोडीन हमें किस लिए चाहिए? आयोडीन हमें चाहिए हमारी थायराइड ग्रंथि के सही ढंग से कार्य करने के लिए। अगर आयोडीन की कमी होती है तो थायराइड ग्रंथि सही काम नहीं करती और हमें थायराइड से संबंधित रोग हो जाते हैं। अब इसके लिए भी मैंने आपको ऐसा चित्र चुना है बच्चों जिसमें आपको पता चल जाएगा। देखिए Ca जो है वो कैल्शियम है, Cu जो है वो कॉपर है, K जो है ये पोटेशियम है, Na जो है वो सोडियम है, Fe जो है वो सेलेनियम है। इस तरह से ये विभिन्न प्रकार के खनिज लवण, ये भी हम आगे बहुत डिटेल में करेंगे, इसलिए अभी केवल इसका परिचय। अब देखो बच्चों आपके सिलेबस के अंदर जो दे रखा है वो दे रखे हैं मूल 5 भोज्य समूह। हमारी जो भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है ICMR, हमारे देश के अंदर क्या भोजन लेना चाहिए, आम जनता को हम समझा सकें
कि संतुलित आहार कैसे लेना चाहिए, तो उन्होंने भोजन, जितने भी भोज्य पदार्थ हैं हमारे, उनको 5 श्रेणी में बांट दिया है, 5 वर्गों में बांट दिया है। ठीक है। और ये बताया गया है कि हमारे भोजन की प्रत्येक थाली में, मतलब प्रत्येक बार जब हम आहार ले रहे होते हैं, तो हमें इन पांचों में से कोई एक पदार्थ अवश्य चुनना चाहिए। अब देखिए, 5 भोज्य समूह जो हैं, ये मैंने अंग्रेजी में क्या कहा, मुझे बहुत सही लगा ये, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया है। मैं हिंदी में बोलती जा रही हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं, और मैं नोट्स में भी इसका हिंदी रूपांतर दिखाऊंगी आपको, दूंगी आपको। सबसे पहला है अनाज। अनाज में क्या आ गया? गेहूं, बाजरा, जौर, चावल वगैरह वगैरह। और इनसे बने हुए जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो सूजी हो, चाहे वो मैदा, और मैदा बहुत पौष्टिक नहीं होती है, लेकिन पोहा है, चिवड़ा जो होता है, गेहूं का आटा है, जितनी भी चीजें हैं ये अनाज से बनी हुई, ये सब इस समूह में आती हैं। और इनके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? ऊर्जा होती है, प्रोटीन होती है, अदृश्य वसा भी होती है थोड़ी थोड़ी, विटामिन होते हैं कुछ, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, और रेशा होता है। ठीक है। दूसरी श्रेणी है दाल की। दालें जितनी भी होती हैं, जितने भी प्रकार की दाल हो, चाहे वो चना हो, मूंग हो, मोठ हो, जो भी जितने भी प्रकार की दालें होती हैं, ये सब इसके अंदर आएंगी। आपके छोले भी इसी के अंदर आएंगे, मटर भी, सूखे मटर भी इसी के अंदर आते हैं। सोयाबीन जो है वो बहुत उत्तम श्रेणी का दाल मानी जाती है, क्योंकि इसमें प्रोटीन काफी मात्रा में होता है। और इससे हमें क्या क्या मिलता है? प्रोटीन मिलती है। जैसे पहले वाले से हमको कार्बोज ज्यादा मिल रहा था, और इससे हमें प्रोटीन मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, अदृश्य वसा, थायमीन एक प्रकार का विटामिन बी, विटामिन बी की मतलब कई श्रेणियां हैं, वो सब मिलेंगी, कैल्शियम, आयरन, और रेशा मिलता है। तीसरी श्रेणी का जो है वो है दूध और मीट को इन्होंने एक उसमें रखा है। तो शाकाहारी लोग दूध या दूध से बने पदार्थ रख सकते हैं, और जो मांसाहारी लोग हैं वो मीट, अंडा वगैरह इसको इस श्रेणी में रख सकते हैं। इससे हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, वसा मिलती है, विटामिन बी मिलता है, और कैल्शियम भी मिलता है। और हमारे शाकाहारी लोगों के लिए कैल्शियम का श्रेष्ठ स्रोत है दूध। ठीक है। चौथा है फल और सब्जियों का। इसको जब हम आप लोग देखेंगे, कई बार आप अलग अलग पुस्तकों में पढ़ेंगे, कहीं पे जो समूह, ये तो 5 का मैंने बताया है, कहीं पर आपको 6 का मिलेगा, कहीं पर 7 का मिलेगा। तो उसमें क्या करते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के भी अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं। तो इसमें फल आ गए, हरी पत्तेदार सब्जियां आ गई, और अन्य सब्जियां आ गई। ठीक है ना। तो ये 3 श्रेणी हो गई इसमें। तो 3 श्रेणी को समाहित करके इन्होंने इसका एक ग्रुप बना दिया है, फल और सब्जी का। और इससे हमें क्या मिलते हैं? विटामिन मिलते हैं, और विभिन्न प्रकार के मिनरल मिलते हैं। तो ये सारे जो होते हैं, ये विटामिन और मिनरल के मुख्य रूप से स्रोत होते हैं। और अंतिम ग्रुप उन्होंने बनाया है वसा और चीनी का। तो इसमें वसा के अंदर आ गया अपने मक्खन, घी, तेल, सब्जी वगैरह बनाने में हम जो काम लेते हैं। डालडा घी जो होता है, डालडा घी बेटा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पर वो भी इसी श्रेणी में आता है। और जितने भी हम खाने में बनाने में तेल इस्तेमाल करते हैं, सब आते हैं। और इसके अलावा गुड़, चीनी वगैरह। और इसका कार्य क्या होता है? ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है, वसीय अम्ल जो कि बहुत आवश्यक है, और वसा में घुलनशील जितने भी विटामिन है वो भी सब इसी माध्यम से मिलेंगे। और कोई कोई जो होता है वो इनमें से आयरन का भी स्रोत हो सकता है। अब बेटा ये 5 का जो भोज्य समूह दिया है, इसका अर्थ ये है कि हमें जब जब भी हम आहार तैयार करें, हमें इसमें से प्रत्येक वर्ग में से एक चीज जरूर लेनी चाहिए। हम लोग जैसे शाकाहारी लोग जब भोजन करते हैं, तो 5 अगर उसके अंदर रखेंगे, तो हमारी थाली के अंदर चपाती या चावल होना चाहिए, दाल होनी चाहिए एक प्रकार की सब्जी होनी चाहिए, और अपने जो रायता, छाछ कुछ भी रख सकते हैं, वो हम इसके साथ में ले सकते हैं, या खीर ले सकते हैं। और फल और सब्जियां भी, तो सब्जी आ गई। और इन सबको पकाने के लिए हम लोग तेल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हमारी थाली के अंदर रोटी, सब्जी, दूध से बना हुआ कोई भी एक पदार्थ है, और तो हमारी थाली वो संतुलित आहार मानी जाएगी, क्योंकि पांचों श्रेणी से कुछ ना कुछ आ गया है हमारा
चपाती अनाज की हो गई, दाल दाल वाले ग्रुप में से हो गई, छाछ, खीर, दूध कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मिल्क वाले ग्रुप में से हो गया। चौथे ग्रुप में से हम जो सब्जी बना रहे हैं वो सब्जी हो जाएगी, और पांचवा समूह तो इसको बनाने में इस्तेमाल होता है। इस तरह से हम संतुलित आहार प्राप्त कर सकते हैं। और ये देखो, मैंने अंतिम जो है आपको ये इस चैप्टर का मैं आपको अंतिम दिखा रही हूँ। इस चित्र में देखिए बेटा, इसमें दे रखा है कि पांचों समूह में से हम क्या क्या रख सकते हैं और इनकी कितनी मात्रा होनी चाहिए। ये आगे हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये केवल एक प्रतीकात्मक मैंने आपको पिक्चर दिखाई है। यहाँ पर मैं इस चैप्टर का अंत कर रही हूँ और यही अपना समाप्त होता है।